नमस्कार। हम लोग बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की। अब अभी दो जो वीडियो हमने पहले दिए हैं तो उनमें एक में आर्टिकल 12 है, एक में आर्टिकल 13 है। ये ध्यान रखें कि आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है और 13 में कहा गया है कि वे लॉ जो इस भाग को वायलेट करेंगे उनको अल्ट्रा वायरस किया जाएगा, जितना वायलेट करेंगे उतने को। तो उसमें मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरिटी बता दी। फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं 14 से। आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी है। आर्टिकल 19 to 22 राइट टू फ्रीडम है। आर्टिकल 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। आर्टिकल 25 to 28 जो है वो रिलीजियस राइट है। और आर्टिकल 29, 30 जो है वो एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी है। और आर्टिकल 31 को एबॉलिश कर दिया गया है। उसमें 31A, B जो अब है C वो लिमिटेशन ऑन फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। और आर्टिकल 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। इस तरीके से 6 आपके पास फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी हैं। और ये जो डिवीजन मैंने आपको बताया, ये डिवीजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है। इनके अलग अलग हेडिंग्स ही आप पढ़ोगे। आर्टिकल 14 से लेकर के 18, जैसे 14 पढ़ोगे ऊपर पैरा एक्ट में लिखा है राइट टू इक्वलिटी। तो उसके बाद जो टाइटल आते हैं वो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 के आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है, अच्छा ये मैं आपको सलाह दूंगा कि आप IAS की प्रिपरेशन करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स है उसके आपको लगभग सारे आर्टिकल्स का कंटेंट ठीक से मालूम होना चाहिए। फिर जो इम्पोर्टेंट ऑफिसेज हैं, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आने चाहिए, लेकिन इनमें आप किसी भी आर्टिकल के साथ गड़बड़ी नहीं कर सकते। अब जैसे आर्टिकल 14 है, देखने में बहुत छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन इसको बेस करके जब प्रीलिम में सवाल आएगा और आपने बहुत सिंसियरली नहीं पढ़ा है तो आप सोचोगे कि हम इसको लगाएं कि ना लगाएं। जैसे कि ये पूछा जाए आर्टिकल 14 जो है वो क्या देश के अंदर ही उपलब्ध है या देश के बाहर उपलब्ध है, तो ये आर्टिकल यदि आप पूरा पढ़ते हैं तो आंसर आप कर पाएंगे। जैसे आर्टिकल 21 के तहत मेनका गांधी का केस हुआ और उसी को बेसिस करके प्रीलिम में सवाल पूछ लिया गया था काफ़ी पहले, करीब 20-25 साल पहले, कि राइट टू गो अब्रॉड इज ए फंडामेंटल राइट और ना। तो ये राइट टू गो अब्रॉड जो है वो 21 में दिया गया। 21 और 19 मिला करके ही अमूमन डिसीजन दिए जाते हैं। तो उसमें कहा गया कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कोई ज्योग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है और इसी के बेसिस पर कहा गया कि जब आपको राइट टू एक्सप्रेशन है तो फिर राइट टू एक्सप्रेशन एनीवेयर ऑन द ग्लोब है। तो एनीवेयर ऑन द ग्लोब का मतलब ये हो गया कि द राइट टू गो अब्रॉड बिकेम द फंडामेंटल राइट। अब राइट टू गो अब्रॉड फंडामेंटल राइट हो गया तो उसके मीन्स जो हैं वो भी फंडामेंटल राइट हो जाएंगे। तो आप जो पासपोर्ट बनना है वो भी आपका फंडामेंटल राइट हो जाएगा, क्योंकि विदाउट पासपोर्ट यू कांट गो अब्रॉड। तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट का आप देखें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मिलाकर के मीन्स का भी वायलेशन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन माना जाता है। नॉट ओनली द एक्चुअल वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट बट दोज मीन्स विदाउट विच द फंडामेंटल राइट इज नॉट पॉसिबल if violated that amounts to the violation of the fundamental rights। इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो अब हम लोग आर्टिकल 14 को पढ़ेंगे। तो 14 में आप देखें कि इसका जो टेक्स्ट है वो कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन। तो पहला क्या है, स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन। तो दो बातें आपको मालूम चल गई कि ये कहा जा रहा है स्टेट से। आर्टिकल 14 इज अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट शैल नॉट डिनाई। और दूसरा एनी पर्सन, इसका मतलब है इट इज अवेलेबल बोथ टू द सिटीजंस एंड एलियंस। फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल डिनाई एनी पर्सन, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ये ध्यान रखना, ये लॉज है, लॉ नहीं। अमूमन बच्चे याद करते वक्त जिसको भी बताते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ। तो ये तीसरी चीज मैं बता चुका हूं कि ये स्टेट के अगेंस्ट है, किसी भी व्यक्ति को मिला हुआ है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये दो फ्रेजेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और फिर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये जो फ्रेज है, आप इसके बारे में हम बताएं आपको कि इक्वलिटी बिफोर
लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये जो आर्टिकल 14 में दिया गया है, यदि आर्टिकल 15, 16, 17, 18 ना भी दिए गए होते तो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। अब क्या हुआ है कि आर्टिकल 15 में दे दिया गया स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 चीजों के आधार पर। तो यदि इन 5 चीजों के आधार पर कहीं हो रहा है तो आर्टिकल 15 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। तो 15 एम्फेटिकली इनके खिलाफ ये डिस्क्रिमिनेशन राजी कर देता है, तो 15 के तहत ही आप जाओगे। 15 इज मोर स्पेसिफिक टू प्रोटेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन दीज 5 ग्राउंड्स। तो आप 14 में क्यों जाओगे, आप 15 में चले जाओगे। और यदि आपका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इन 5 के अलावा डिसेंट एंड रेजिडेंस 7 और ग्राउंड है, माने 2 और ग्राउंड है डिस्क्रिमिनेशन, तो उनके आधार पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हुआ है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग अंडर आर्टिकल 14 द पर्सन विल प्रेफर टू गो अंडर आर्टिकल 16 टू फाइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन यदि ना भी होता तब भी आपको कहा कि एनी डिस्क्रिमिनेशन इज टू बी अवॉइडेड। भाई आर्टिकल 15 क्या कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन इज टू बी अवॉइडेड। तो आर्टिकल 14 में डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात की गई है। अब हम बात करेंगे इनके स्पेसिफिक 2 बार लिखा क्यों गया है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, अब सवाल ये उठता है कि ये 2 बार क्यों लिखा गया, क्या दोनों एक ही है, फिर 2 बार लिख दिया गया, रिपीटेटिव है। यदि एक है तो 2 बार लिखने की क्या जरूरत थी, और एक नहीं है तो फिर यहां आर न लगता, एंड लगता। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आई विल टेक टी एंड ईट समोसा, तो मैं चाय पीऊंगा और समोसा खाऊंगा, 2 अलग अलग बात है। लेकिन आई विल टेक टी और चाय, तो ये तो एक ही बात 2 बार कह दिया आपने। तो इफ दे आर द सिमिलर थिंग्स तो देन व्हाई स्पोकन ट्वाइस, and if they are not similar, almost similar, then why or conjunction not and? यदि वो अलग अलग है तो फिर and लगना चाहिए था, और नहीं लगना चाहिए था। यदि एक है तो 2 बार नहीं कहना चाहिए था, और यदि एक जैसे नहीं है तो और नहीं लगना चाहिए था। इसका मतलब एक तो है लेकिन एक जैसे तो है लेकिन एक नहीं। तो इसको समझने के लिए हम आपको बताएंगे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये और इनके बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन वो है जैसे आप कहीं जाते हो, कोई पूछता है कि कुछ खाएंगे तो आप कहते हो कुछ खा लेंगे, या ऐसा करो समोसा मंगा लो। तो ये बात जो आई कि समोसा इज ए स्पेसिफिक आइटम टू ईट और कुछ मंगा लो दैट इज अ जेनेरिक टर्म फॉर एनी फूड, एनी ईटेबल थिंग। तो यही रिलेशन जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में है। एक्चुअली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इज ऑलरेडी इंप्लाइड इन इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो बड़ा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, और लेकिन यूनिवर्सल इक्वलिटी की बात नहीं करता, ये ध्यान रखना। ये दो दीज आर द 2 डिफरेंट थिंग्स। ये यूनिवर्सल लॉ है लेकिन यूनिवर्सल इक्वलिटी की बात नहीं करता है, ये 2 डिफरेंट बातें हैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ इज ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट, इट इज बारोड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। और जो ये जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है, ये कॉमन लॉ का हिस्सा है, इंग्लिश कॉमन लॉ का है, इंग्लिश कॉमन लॉ। और वहां पर एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट हुए हैं, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, उनका एक सिद्धांत है रूल ऑफ लॉ, उनका नाम है डाइसी। तो डाइसी ने जो अपना रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत दिया है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का जो सेकंड कोरोलरी है, सेकंड कोरोलरी वो एक्चुअली इक्वलिटी बिफोर लॉ ही है। उसमें 3 बातें हैं। एक तो पहली बात, रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि नो पर्सन इज अबव लॉ, ये आर्बिट्रेरीनेस और अनलिमिटेड रैशनैलिटी की बात करता है कि माने मनमानापन और असीमित वैश्विक अधिकार, माने
अनलिमिटेड रेशनल पावर ऑफ द इंडिविजुअल, इसको ये डिफाइन करता है। दूसरा कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसका सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल मीनिंग होता है नोबडी इज अबव लॉ। तीसरी पोल्ट्री हम इंग्लैंड के लिए लागू है, ऐसे कि इंडिया में नहीं लागू है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द आउटकम ऑफ द कॉमन लॉज ऑफ द लैंड, ऐसे हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना हुआ है। तो ये जो रूल ऑफ लॉ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये रूल ऑफ लॉ का ही इंग्रेडिएंट है। तो ये रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि रूल ऑफ द रूल विल ट्राई टू इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में आप ये जाने कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है, इट इज जैसे लिखने को आए तो इट इज अ समवॉट नेगेटिव कॉन्सेप्ट इम्प्लाइंग दैट नोबडी इज अबव लॉ, माने जो एवरीबडी इज सब्जेक्ट टू द कॉमन लॉ ऑफ द लैंड, माने द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू द हम्बलेस्ट पेजेंट, दे आर सब्जेक्ट टू, दे आर अकाउंटेबल बिफोर द लॉ फॉर एनी ऑफ देयर एक्ट। वो अपने काम के लिए प्रत्येक व्यक्ति उसी तरीके से जिम्मेदार है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो और चाहे एक साधारण किसान हो। दैट इज द इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है, माने ये प्रिविलेज्ड लॉ को डिफाइन करता है। इस बात का आप ध्यान रखें कि इक्वलिटी टर्म को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप इक्वलिटी नहीं समझते हैं तो फिर आप नहीं समझोगे कि फिर जब कहा जा रहा है कि किसी के साथ भेद नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 में कहा जाता है कि रिलीजियस, कास्ट, रिलीजन, इनके आधार पर भेद नहीं किया जाएगा, तो व्हाई द रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट? इफ देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, सेक्स, तो व्हाई देयर इज अ रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर? तो ये बात इसलिए निकल जाती है क्योंकि हम ये नहीं समझ रहे हैं कि इक्वलिटी का मतलब क्या है। ध्यान रखना कि इक्वलिटी जो है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसी फेज को हम पहले ठीक से समझ लें। इक्वलिटी बिफोर लॉ, बिफोर द लॉ, इसको ठीक से समझ लें। तो ये कहता है नोबडी इज अबव लॉ, और इसमें कहा गया है कि ये जो है वो आर्बिट्रेरीनेस को, माने आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन को, ये ध्यान रखें कि एवरी डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, ये भेद को निवारित करता है, लेकिन ये ध्यान रखना ये मनमाने भेद को निवारित करता है, आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन को निवारित करता है, लेकिन भेद को पाटने के लिए किए गए भेद को निवारित नहीं करता है। माने डिस्क्रिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन इज परमिटेड। ये दो टर्म आप ध्यान रखें कि आर्बिट्रेरी है, यदि आर्बिट्रेरी है डिस्क्रिमिनेशन, तो आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन, तो ये क्या है? ये नॉट अलाउड। लेकिन प्रोटेक्टिव या डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेशन या रेशनल डिस्क्रिमिनेशन, ये अलाउड है, क्योंकि इसका उद्देश्य आप जानिए क्या है। इसका उद्देश्य है टू इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, माने सोशल और इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस इन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, माने लोकतंत्र का प्राण जो है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय है। न्याय का मतलब समानता है, और मैंने पहले अभी बता दिया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है यूनिवर्सल इक्वलिटी की बात नहीं करता है, ये बात करता है कि व्यक्ति को जो है, इसमें जो सेकंड वाले में आप जाएंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, तो जो पीपल हु आर प्लेस्ड इन द सिमिलर सर्कमस्टांसेस शुड बी इक्वली ट्रीटेड। जिनकी परिस्थितियां एक जैसी हैं उनको एक जैसी परिस्थितियों में रखा जाए, माने एक जैसे कानून के संरक्षण में उनको लाया जाए। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन को मना करता है, लेकिन प्रोटेक्टिव या डिस्क्रिमिनेटिंग या रेशनल डिस्क्रिमिनेशन को मना नहीं करता है। दूसरी बात आप ये ध्यान रखें कि ये क्लास लेजिस्लेशन को मना करता है, लेकिन क्लासिफिकेशन फॉर लेजिस्लेशन को मना नहीं करता है, ये वर्ग विधान को मना करता है। माने क्लास लेजिस्लेशन
ये नहीं परमिटेड है। परमिटेड क्या है? क्लासिफिकेशन। फॉर लेजिस्लेशन। ये क्लासिफिकेशन फॉर लेजिस्लेशन क्यों किया जाता है कि जो एक कैटेगरी के लोग हैं जिनको प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत है, उनके लिए तो कोई ना कोई क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। अब ये ध्यान रखने की बात है कि जो ये क्लासिफिकेशन है वो एक जनरल क्राइटेरियन को लेकर के चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें इंडिविजुअल का होना ना होने के बेसिस पर आप उस कानून को गैर विधिक कर दें। माने एक ग्रुप बनाया गया, उस ग्रुप को उसमें कॉमन कोई ग्राउंड रखा गया, या तो सोशल, जैसे हमारे यहाँ ओबीसी के निर्धारण के लिए कहा क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, तो या तो सोशल क्राइटेरिया बनाया गया, या एजुकेशनल क्राइटेरिया बनाया गया, या ज्योग्राफिकल क्राइटेरिया बनाया जाए, कोई चीज़ बनाया जाए। जब हम किसी वर्ग को प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव प्रमोशन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। और क्लासिफिकेशन जो होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पर बना होना चाहिए, सब्जेक्टिव बेसिस पर नहीं बना होना चाहिए। ये सब्जेक्टिव बेसिस पर बन जाता है तो वो क्लास लेजिस्लेशन में चला जाएगा। यदि ऑब्जेक्टिव बेसिस पर बनेगा तो वो क्लासिफिकेशन के लिए, मतलब क्लासिफिकेशन किया जा रहा है लेजिस्लेशन के लिए, जिससे कि जो लोग प्रोटेक्टिव डोमेन में आना चाहते हैं उनको हम प्रोटेक्ट। देखिए मामला यह है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा तो ये सपना तब तक पूरा नहीं होगा। इस सपने, ये सपना क्या है? तो ये सपना है कि सोशल और इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी है वो खत्म हो जाए। तो सरकार भेद नहीं करेगी। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, लेकिन जो पहले के भेद हैं वो पाटोगे नहीं तो ये सपना पूरा कैसे होगा? तो वो जो पहले से भेद है उनको पाटने के लिए जो भेद किया जाता है उसे भेद नहीं किया कहा जाएगा। द डिस्क्रिमिनेशन विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस and to do any more discrimination to abolish the existing discrimination is not a discrimination। इसीलिए फ्रेज इस्तेमाल हुआ डिस्क्रिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट भले ही है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो बड़ा पॉजिटिव है। और ये कहता है कि हम माने नोबडी इज अबव लॉ, चाहे आप पापर हो और चाहे आप बिलियनियर हो, सारे लोग कानून के समक्ष। अब इसका जो अपवाद है तो इस अपवाद में तो गवर्नर आता है, प्रेसिडेंट आते हैं, और कुछ निश्चित रूप से ये हमारी परंपरा है, और परंपरा के साथ ये हमारा संवैधानिक अपबंध भी है कि हम विदेशी नागरिकों के साथ, माने सॉवरेन्स के साथ, डेलीगेट्स के साथ जो है उनको हम इससे थोड़ी सी छूट देते हैं। तो ये एक तरीके से प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये तो आर्टिकल 361 के तहत आर्टिकल जो है 361, इसको अलग से आप देख लीजिएगा या हम बता देंगे आगे से कि आर्टिकल 361 का 1, 2, 3, 4 ये प्रेसिडेंट और गवर्नर को आर्टिकल, ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है उसके एक्सेप्शन में ट्रीट करता है। साथ ही साथ जो फॉरेन सॉवरेन्स हैं और जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भी कुछ मात्रा में इक्वलिटी बिफोर लॉ का एक्सेप्शन माना जाता है। तो इस तरीके से इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है जिसमें कि कुछ लोगों को इससे वो मिला हुआ है, माने प्रिविलेज मिला हुआ है। लेकिन इस प्रिविलेज का जो बेसिस है वो व्यक्ति को नहीं मिला है, हमारी एक ऑगस्ट इंस्टीट्यूशन को मिला है, वो प्रेसिडेंट और गवर्नर। अब इसके बाद आइए प्रोटेक्शन, जो दूसरा इसका जो फ्रेज है वो है स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, इट इज अ मोर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। इसका मतलब होता है कि दोज हु आर प्लेस्ड इन द सिमिलर सर्कमस्टांसेस, those who are similarly circumstanced should have the equal treatment। जिसका मतलब इनको सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल फॉर्म में कहेंगे कि like should be treated alike। माने समान लोगों के साथ समान व्यवहार, माने जो लोग हैं all the people are supposed to have the equal treatment in equal circumstances
विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत में जो लोग समान परिस्थितियों में हैं उनके साथ समान व्यवहार। ध्यान रखना कि एक समान जैसे लोगों के साथ कानून का फर्क हो जाना भी गैर विधिक है। ठीक वैसे ही जैसे एक समान लोगों के साथ कानून भिन्न हो जाए तो भी भिन्नता, और ये समान परिस्थितियों में ना हो और उनके साथ एक कानून लगा दिया जाए तो भी भिन्नता। माने those who are placed in the similar circumstances, if they are not having the equal law, that is also discrimination, and those who are placed in the different circumstances, if they are having the equal law, that is also discrimination। माने एक समान परिस्थितियों वाले लोगों के बीच में समान कानून होना चाहिए, ठीक उसी तरीके से भिन्न परिस्थितियों वाले लोगों के बीच में भिन्न कानून होना चाहिए। माने among the equals the law should be equal and equally administered। among the equals law should be equal and equally administered। समान लोगों के बीच में समान न्याय का होना और समान रूप से लागू होना। यदि ऐसा नहीं होता तो अब इसमें डिमांड क्या आ गई? इसमें डिमांड ये आ गई कि हमारा सपना क्या है, इसका आइडियल क्या है? आइडियल ये है कि देयर शुड बी एन इक्वल लॉ। उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए आप परिस्थितियां लगभग एक जैसी बनाओगे, और जो परिस्थितियां एक जैसी बनाओगे इसका मतलब है कि जिनकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं है, दोज हु आर डिसिमिलरली प्लेस्ड, तो उनके लिए हम ऐसा स्कोप लाएंगे, उनके बीच में हम ऐसा प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करेंगे जिससे कि उनको उठा करके हम समान लोग ला करके और लगभग समाज को एक जैसा कर दें। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक यदि हम प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगाएंगे तो उन लोगों के साथ इनजस्टिस होगा जो लोग सिमिलरली प्लेस्ड नहीं है। इसी बात को ध्यान में रख करके जो है वो कॉन्सेप्ट आया है रिजर्वेशन का। इस बात का ध्यान रखा जाए कि आर्टिकल 14 जो है वो इक्वलिटी इन ट्रीटमेंट की बात करता है, वो यूनिवर्सल इक्वलिटी की बात नहीं करता है। इफ ट्रीटमेंट इज नॉट इक्वल, that is the violation of Article 14. If the circumstances are not universally equal, that is not a violation of Article 14. ये Article 14 यूनिवर्सल इक्वलिटी की बात हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, यूनिवर्सल इक्वलिटी की बात नहीं करता है, इक्वलिटी इन ट्रीटमेंट की बात करता है। इसके साथ 14 के साथ आर्टिकल 15 और 16 के रिलेशन पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे, वरना एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।